पिछले क्लास में कहाँ तक चला था क्लास? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। तो तुम बताओ हमको कि सूर्य तारा कैसे है, किस आधार पर हम कहें कि सूर्य तारा है? एगो हम ग्रह को तारा काहे नहीं बोले, सूर्य तारा कैसे है? क्योंकि उसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश है। अब उष्मा और प्रकाश है। क्या डेफिनेशन लिखवाए थे कि सूर्य क्या बोलते, तारा का डेफिनेशन क्या लिखवाए थे कि वैसे खगोलीय पिंड जो आकार में क्या है, बड़े, गर्म और किससे मिलकर बने हैं? गैसों से मिलकर बने हैं, वैसे खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। कल बताए थे अच्छा से। सूर्य भी एक तारा है। कारण का है, काहे तारा है? क्योंकि आकार में बहुत बड़ा है। हम लोग को छोटा क्यों दिखाई देता है? बहुत दूर है। कितना दूरी है उसका? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, इसलिए हमको क्या दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। लेकिन और उसके पास खुद का क्या है? ऊष्मा और प्रकाश है ना? तभी तो हमको दिन में लाइट देता है, तो दिन होता है, यानी कि दिन उसी की वजह से ना होता है ना। तो ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? काला है कि नहीं है? रात को असल ब्रह्मांड हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन रात को काला, मतलब जो काला दिखाई देता है वही क्या है? ब्रह्मांड है। लेकिन सूरज की वजह से क्या होता है? दिन होता है। दिन होता है तब मतलब सूरज की वजह से ही दिन होता है, यानी कि उसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश है कि नहीं है? है। तो देखो, ये तो हम लोग पूरा समझ लिए कि तारा मतलब तारा क्या होता है। और जैसे सिर्फ सूर्य नहीं, रात में जितना भी हमको तारा दिखाई चमकता हुआ दिखाई देता है, वो सब क्या है? सब तारा ही है और सूर्य के समान ही है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है कि नहीं? वो हमसे क्या है? बहुत दूर है, जिस वजह से कितना मतलब छोटा छोटा दिखाई देता है। हमसे दूरी क्या है उसका? तो सूरज का है ना, लेकिन जो और तारा दिखाई देता है रात में, उसका दूरी कितना है? हमसे बहुत ज्यादा है, मतलब कि हमसे बहुत दूर है, सूरज से भी दूर है। इस वजह से हम लोग क्या दिखाई देता है? छोटा छोटा एकदम, हालांकि वो भी सूरज के समान ही है। तो तारा क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब आसमान में हम सबको क्या बहुत सारा तारा दिखाई देता है। कोई गिना है कभी तारा को? नहीं गिना है। गिनने है मतलब गिन पाते हैं हम लोग? किसको कितना बार गिन ले पता नहीं चलता है। कभी गिना है तो लोग? नहीं। छत पर देखे ऊपर रात के समय तो बहुत सारा तारा दिखाई देता है, लेकिन हम उसको गिन नहीं पाते हैं। लेकिन वही जो तारा एक जगह मतलब कि बहुत सारा रहता है ना, कहीं 7 गो, कहीं 10 गो, कहीं 20 गो, तो जो एक जगह तारा होता है, सब ढेर माने कहने का मतलब कि झुंड में, उसको क्या बोलते हैं? उस तारे के झुंड को क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड आसमान में जो भी चमकता दिखाई दे रहा है वो हो गया, लेकिन जो आसमान में तारा जो है एक साथ है गुच्छा में, उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। जैसे देखो, एगो है अर्सा मेजर और एक है मतलब अर्सा मेजर या फिर बिग बियर। ये क्या है? अर्सा मेजर, ये क्या है? अर्सा मेजर ये क्या है? तारों का क्या है? झुंड है, समूह है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बिग बियर। ये भी एक प्रकार क्या है? नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है। ये क्या होता है? तारों का एक कौन सी होता है? समूह। जैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है, मतलब अंगूर के पेड़ में गुच्छा होता है ना, कहीं पर 100 गो है, कहीं पर 50 गो गुच्छा है कि नहीं है, कहीं पर 4 गो के 5 वैसे गुच्छा रहता है ना पेड़ में, ठीक वैसे ही क्या है? ये नक्षत्र मंडल क्या है? एक गुच्छा है, मतलब तारों का क्या है? समूह है। अर्सा मेजर और बिग बियर वैसा ही क्या है? तारा है, मतलब कि तारा का कौन सी है? समूह है। तुम लोग देखी होगी एगो सप्तऋषि सतदरियावा तारा, भोजपुरी में उसको बोलते हैं सतदरियावा हम लोग बोलते हैं सतदरियावा तारा। मतलब कि 7 गो रहता है, एक साथ रहता है झुंड में। कभी देखा है लोग ऊपर आसमान में? वो एक साथ रहता है सतदरियावा। जो आसमान में जैसे कि बहुत सारे तारे हैं, तारों के समूह को अलग अलग नाम भी दिया गया है। जो तारे सही से पहचान में आ गए हैं उनको क्या दिया गया है? एगो नाम दिया गया है। जैसे कि सतदरियावा तारा है, 7 तारों का एक कौन सी है? समूह है। और उसका नाम जैसे सप्तऋषि उसका नाम है, मतलब 7 गो ऋषि पुराने जमाने में, मतलब प्राचीन काल में कोई उसका नाम रखा है सप्तऋषि। ये कहने का मतलब
7 तारों का समूह। तो ये एक ऐसा 7 तारों का समूह है जो आसानी से पता चलता है, मतलब कि ये क्या है, एक झुंड में है। 7 तारों का समूह है, 3 तारों का समूह है, ये सब आसानी से पता चल जाता है कि क्या है, ये समूह है, मतलब कि ये एक नक्षत्र मंडल है। और यही अर्सा मेजर और बिग बियर का ही भाग है, यानी कि उसी के जैसा एक है। ये कौन, सप्तऋषि तारा, जो हम लोग को दिखाई देता है। अच्छा, कभी ये बात सोचा है तो लोग कि आज तो हम लोग को सब दिशा पता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पता है ना, लेकिन जब इसका ज्ञान नहीं हुआ होगा दिशा के कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है, तो लोग कैसे दिशा निर्धारण करते हैं कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है कि इस डायरेक्शन में जाना है। आज तुमको पता है कि हाँ इधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया, लेकिन उस समय कैसे मतलब लोग जाते होंगे, इसी तारे की मदद से, इन्हीं तारों की मदद से कैसे जाते हैं, चलो देखते हैं। यही सप्तऋषि जो तारा का समूह है ना, सप्तऋषि, सप्तऋषि कहने का मतलब कौन से, 7 तारों का समूह। कौन से, यही सप्तऋषि जो तारा है ना, इसी तारों की मदद से जो है कि पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, दिशा का निर्धारण करते थे, यानी कि पता करते थे कि पूरब है कि पश्चिम है, कैसे। अब सवाल है ना कि कैसे, तारों के मदद से कैसे। तो देखो ये सप्तऋषि तारा है, मतलब ऐसा ही रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वो है ना। ये 7 जो तारे हैं ये आसमान में है, मान के चलो आसमान में, आसमान में तो है, मानना कौन सी है, आसमान में है ना। अब यहाँ से हम, यहाँ पृथ्वी है ठीक, यहाँ से कोई आदमी देख रहा है ठीक ना, तो ये वाला जो 2 तारे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों तारे को जब मिलाएंगे, तो जब दोनों तारे मिलाएंगे तो इसके दम सामने जस्ट, मतलब जैसे ही दोनों मिलेगा इसके जस्ट सामने यहाँ पर एक ध्रुव तारा होता है। ये कौन सी है, ध्रुव तारा। और यही दिशा का निर्धारण करवाता है। इस ध्रुव तारा जो होता है कहाँ होता है, उत्तर दिशा में। ये हमेशा क्या करता है, ये जो ध्रुव तारा है ये हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है। किसको सूचित करता है, उत्तर दिशा को। ये वाला ध्रुव तारा, यहाँ पर पृथ्वी पर आदमी है, और ये कौन सा है, सप्तऋषि है, यानी कि क्या है, 7 तारों का एक समूह है ना, ये वाला 7 तारों का समूह है। और ये जो 2 तारे हैं, जब ये दोनों तारों को हम मिलाएंगे तो ये कहाँ सीधे जाएगा, किससे मिलेगा, इस तारे से। इस तारे का नाम ध्रुव तारा। और इसी को दिशा निर्धारण तारा भी बोला जाता है, यानी कि ये दिशा का निर्धारण था पुराने जमाने में। किस दिशा का निर्धारण करता था, पूरब दिशा, उत्तर दिशा, पूरब नहीं उत्तर दिशा, जिससे लोगों को पता चल जाता था कि उत्तर कहाँ है। और जैसे एक दिशा पता हो गया ना तो आसानी से पता कर सकते हैं, है ना। जैसे आज नहीं बोलते हैं लोग कि पूरब माह का, जहाँ जिस में सूरज खड़ा हो उग रहा है वहाँ उस में मतलब अपना चेहरा का खड़ा हो जाए, ऐसे करके, है ना। तो हाथ से बताया जाता था ना कि पूरब किधर है पश्चिम किधर है। हम लोग इधर खड़ा हो गए, पूरब में है सूरज के ऐसी करके, सूरज के जिस साइड से उग रहा है उस साइड से अपना मुंह करके खड़ा हो गए। तो ये वाला कौन सा हुआ, ये वाला उत्तर, ये दक्षिण, पूरब और पीछे पश्चिम। लेकिन आज तो ये हो गया, लेकिन पहले कौन सी था, ये ध्रुव तारा। इसी तारे की मदद से क्या करते थे लोग, दिशा का निर्धारण करते थे। तो देखो, और ये जो ध्रुव तारा है ये हमेशा एक जगह पर रहता है, मतलब कि एक ही स्थान पर रहता है, ये कभी हिलता डुलता नहीं है। जिस वजह से लोगों को आसानी होता था कि क्या करते थे वो लोग, आसानी से दिशा का निर्धारण कर पाते थे। क्यों, क्योंकि ये एक समय मतलब एक जगह पर रहता था। कि कौन सा दिशा में, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा का निर्धारण तारा कौन सा है, ध्रुव तारा। और इसी तरह से आसमान में कई हैं, मतलब कि कई तारों का समूह है जिसका नाम अलग अलग दिया गया है, लेकिन जो आसानी से पहचान में आया है उस तारे का झुंड का कौन सी नाम है, सप्तऋषि। सप्तऋषि कहने का मतलब कि 7 तारों का समूह। और ये किसका भाग है, अर्सा मेजर या फिर बिग बियर का कौन सी है, भाग है। यानी कहने का मतलब कि ये भी एक समूह है और ये भी समूह है। तो पता चले दिशा का निर्धारण कैसे होता था, ध्रुव तारे के माध्यम से।
इसको जब हम मिलाएंगे तो ये कहाँ दिखाएगा, ध्रुव तारा और ये हमेशा कहाँ रहता है, एक डायरेक्शन में, मतलब एक जगह पर रहता है, किस दिशा में, उत्तर दिशा में। क्लियर हो गया तारा पूरा कंप्लीट कि दिशा का निर्धारण कैसे होता था। अब एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, कल हम बढ़िया से समझाए थे, बहुत अच्छे तरीके से। क्या समझाए थे, ग्रहों के बारे में, सौरमंडल के बारे में बताए थे अच्छा से, ग्रहों के बारे में कि जो ग्रह है सूरज के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ग्रह अपने जगह पे नाचता है, चारों तरफ में चारों तरफ सूरज की तो नाच रहा है, लेकिन अपने जगह पे नाचता है कि नहीं नाचता है। नाचता है। उस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति। कल बताए थे ना कि इस गति को यहीं पे नाच रहा है तो कौन चीज, घूर्णन, यानी कि घुमरिया कर रहा है। जे घुमरिया कहाँ करता है, सब अपने जगह पर करेगा घुमरिया, कि दूसरे के जगह पर करेगा, अपने जगह पर घुमरिया करेगा तो घूर्णन गति, और सूरज की परिक्रमा करेगा तो परिक्रमण, परिक्रमा कर रहा है यानी कि परिक्रमण गति। तो जिस तरह से सूरज का जो गति है, जो सूरज का जो चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, ग्रह, चारों तरफ चक्कर, ठीक उसी प्रकार आसमान में सूरज के चारों ओर और भी चीज चक्कर लगाते हैं, जैसे कि पत्थर का बड़ा बड़ा टुकड़ा, चट्टान हो गया, है ना। अब आसमान में सिर्फ ग्रह तो नहीं ना, धूल कण मिट्टी गैस सब चीज है ना, अनेकों प्रकार के गैस हैं, चट्टान है, तो वो सब एक साथ क्या करते हैं, सब अपना अपना चक्कर लगाते रहता है। ऐसे जिस तरह से ग्रह चक्कर लगा रहा है उसी तरह से उल्का पिंड, मतलब कि वो जो चट्टान होता है वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। हमारा उपग्रह भी चक्कर लगाता है, किसका चक्कर लगाता है, उपग्रह, पृथ्वी का, पृथ्वी का चक्कर लगाता है कौन, उपग्रह। अभी उपग्रह नहीं पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसको अच्छे से। तो उल्का पिंड का मतलब क्या हुआ, जो आसमान में जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, बड़े आकार में छोटे आकार में, उसको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। का नहीं मतलब सीधा समझ लो कि चट्टान का टुकड़ा या फिर पत्थर का एक टुकड़ा, बस पत्थर का टुकड़ा क्या बोलते हैं उसको, जो आसमान में क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। लेकिन वही जब वही चक्कर लगाते लगाते, यानी कि उस सब का कोई रास्ता फिक्स नहीं होता है। जैसे कि कल बताया था ना कि ग्रह अपना एक रास्ता पर गति करता है सब। जैसे कि यहाँ पर मान के जो सूरज है, तो ये बुध ग्रह है, सबसे पहले कौन, बुध है ना, तो यहाँ पर चक्कर लगा रहे, तो ये अपना ही पाथ पर, मतलब कि अपना रास्ता पर चक्कर लगाएगा। लेकिन जो उल्का पिंड होता है उसका कोई रास्ता नहीं होता है, वो मतलब चक्कर लगाते लगाते कभी इसके घर में घुसेगा, यानी कभी इसके रास्ते में घुसेगा, कभी उसके रास्ते में घुसेगा, समझा ना, उसका कोई रास्ता नहीं होता है। तो ऐसे ही घूमते घूमते अगर मान के चलो कि कभी वो लोग रास्ता भटक गया, तो भटक गया तो कहाँ गिरेगा, पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी के नजदीक है तो कहाँ गिरेगा, पृथ्वी पर। तो जब वो पृथ्वी पर ऊपर से आ रहा है गिरने के लिए, तो अगर जैसे कि ऊपर से आएगा तो वायुमंडल में क्या है, धूल कण है, गैस की कण है ना, वायुमंडल में धूल कण गैस के कण है। तो उन सभी चीजों से क्या करेगा, वो टकराएगा, यानी कि रगड़ करेगा, यानी कि क्या होगा, घर्षण होगा, फ्रिक्शन, क्या होगा, घर्षण होगा। और घर्षण होगा तो उसमें क्या जलेगा, मतलब कि वो धीरे धीरे टूटते फूटते जलते उलते खत्म हो जाएगा, ऊपर ही नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर वही अगर ऊपर से आ रहा है और वायु में जिससे कि घर्षण हो रहा है, यानी कि रगड़ खा रहा है, और रगड़ खाने के बावजूद वो क्या किया, वो पूरी तरह से जला नहीं और नीचे चल आया है, नीचे चल आया पृथ्वी पर, तो जहाँ गिरेगा वहां क्या कर देगा, धंसा देगा नीचे एकदम। मतलब छोटा कोई नहीं, ईटा थोड़ी ना गिरेगा छोटा, जो कि बहुत बड़ा बड़ा चट्टान पत्थर का टुकड़ा गिरेगा, बहुत बड़ा बड़ा। समझ लो कि हनुमान जी पहाड़ उठाए थे, बस छोटा मतलब वैसा ही कुछ पत्थर का टुकड़ा। तो गिरेगा जहाँ क्या करेगा, धंसा देगा। हो सकता है अगर समुन्द्र में गिरे तो बाढ़ भी ला सकता है, छोटे से नदी में गिरे तो बाढ़ भी ला देगा, है ना। या फिर अगर मतलब जमीन पर गिर रहा है, अगर जमीन का जो सतह है अगर पूरा मतलब कि अच्छा सही से नहीं है, तो वहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार भी हो सकता है। जो ज्वालामुखी मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, आग, यानी कि ज्वाला। तो ज्वाला भी फट सकता है वहां पर, है ना, जब दबाव पड़ेगा तो इसको क्या बोलते हैं, जो ये क्या है, सब उल्का पिंड कर रहा है, इसका नाम क्या है, उल्का। समझ गया सब, उल्का पिंड का मतलब क्या हुआ, बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा, बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा जो अंतरिक्ष में क्या करता है, ग्रहों के समक्ष, मतलब ग्रहों के समान ही सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। उसको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। तारा क्लियर हो गया, ग्रह उल्का पिंड क्लियर हो गया। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, ग्रह पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, 8 ग्रह के बारे में, बुध शुक्र पृथ्वी है ना, 8 ग्रह, 8 ग्रह के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कल। किसका कई उपग्रह है,
कैसे घूमता है, क्यों घूमता है, दिन रात क्यों होता है, दिन रात क्यों नहीं होता है ना, सुबह शाम मौसम क्यों बदलता है, सब आगे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना है, ठीक ना, ज्योग्राफी में आज के लिए इतना है, और बाकी अगले क्लास में।